So we discussed different types of defects in the crystal in last class, and non-stoichiometric defect was left. तो चलिए आज उसको डिस्कस करते हैं. We will do the discussion on the topic of non-stoichiometric defect और जानेंगे ये क्या होता है. देखो, non stoichiometric defects. तो मेरे बच्चों, अभी तक जितने भी डिफेक्ट हमने देखे थे वो आपके कंपाउंड के स्टोइकियोमेट्री को चेंज नहीं करते थे. स्टोइकियोमेट्री मींस ओवरऑल फॉर्मूला आता था उसको चेंज नहीं करते थे. यहाँ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में जो कंपाउंड का स्टोइकियोमेट्री होगा विल गेट चेंज्ड. ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. इसमें दो तरह का डिफेक्ट होता है. ये आपने देखा था, मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी, है ना. So there are two types of defect in this case. One was metal excess defect, metal excess defect, or metal deficiency defect. Metal deficiency defect, है ना. The metal excess and metal deficiency defect. These are the two types of defect that basically occurs in this one. तो इन दोनों पे हम लोग बात करेंगे. metal excess defect and metal deficiency defect पे आज हम लोग चर्चा करेंगे. तो देखो, metal excess defect में क्या होता है कि क्यों प्रोड्यूस होगा एक्सेस. नाम मतलब मेटल ज्यादा हो जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि जैसे कि जिंक ऑक्साइड है. ओके, जिंक ऑक्साइड. तो जिंक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाता है. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाता है. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के कारण ऐसे अगर आप देखें व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द जिंक ऑक्साइड. तो स्टोइकियोमेट्री जिंक ऑक्साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो, पर जिंक एक ऑक्सीजन है ना. एक जिंक पे एक ऑक्सीजन है ना. अब ये जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होगा, उस जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में यदि जिंक ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन पे एक से ज्यादा जिंक हो जाएगा. दो नहीं होगा, तीन ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना. तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा मेटल एक्सेस इफेक्ट के कारण, दैट विल बी Zn1 प्लस x, Zn1 प्लस x O. तो 1 प्लस x कहने का मतलब क्या है कि जिंक की वैल्यू, वो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन होगा जिंक का, वो 1 से थोड़ा ज्यादा होगा. अब ये एक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है मेरे बेटे. एक मॉलिक्यूल में ऐसा हो ही नहीं सकता. यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, बल्कि किस चीज की बात, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर की, कंप्लीट लैटिस की, है ना. एक यूनिट की भी बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट लैटिस की बात कर रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह का हो जाए, तो जिंक 1.02 है ना, एंड ऑक्सीजन 1.02, यानी कि ऑन एन एवरेज ध्यान से सुनना, ऑन एन एवरेज पर ऑक्सीजन देयर आर 1.02 जिंक. तो बेसिकली ऐसा क्यों होगा, मान लीजिए कि मैंने अगर 100 ऑक्सीजन लिए, 100 जिंक लिए, 100 ऑक्सीजन लिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 जिंक ज्यादा हो गया. तो आप ऐसे कह सकते हैं, है ना, 102 जिंक और पर 100 ऑक्सीजन. 100 ऑक्सीजन पे 2 ऑक्सीजन आपका क्या है, ज्यादा है, सॉरी जिंक ज्यादा है. अगर 100 ऑक्सीजन पे 2 जिंक ज्यादा है, यानी कि 100 ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है लैटिस स्ट्रक्चर में, तो 102 जिंक प्रेजेंट है. तो उस केस में आपका अगर हम पर ऑक्सीजन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पर ऑक्सीजन हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 100 इंटू O हो जाएगा. सो इट विल कम Z 1.02 इंटू O. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? बताइए. यस सर. हाँ जी. तो पहले ये चीज आप नोट कर लो, एक एग्जांपल नोट कर दो.
फिर मैं मेटल एक्सेस में क्या होता है दो दो लाइन में लिखा देता हूँ, फिर मेटल डेफिशिएंसी कैसे बनता है वो भी लिखा देता हूँ, एक दो एग्जांपल लेकर के। इसको नोट करिए, बस खत्म हो गया ये चैप्टर, है ना। इसके बाद बस सिंपल सा चीज है, शॉर्ट में दो दो लाइन हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग लिख जाएंगे। ठीक है बेटा, करिए इसको। बड़ा पोछा यूज कर लीजिए, बड़ा वाला पोछा ले लीजिए। हाँ, एक तो है बड़ा, नीचे तो रखा हुआ था 2 दिन पहले। गंदा हो गया, बैठ सकते हैं। हो गया बेटे, नोटेड डाउन। Yes, sir. चलिए आगे बताते हैं फिर। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसमें क्या होता है ध्यान से देखिएगा। दो तरह का पढ़ा था इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। यहाँ वैकेंसी हो रहा है तो एनायनिक वैकेंसी के कारण क्या होगा, वैकेंसी जहां भी पे क्या होगा, डेंसिटी घट जाएगा। सो डेंसिटी डिक्रीजेस इन दिस केस। और आप ये समझते हैं एनायनिक वैकेंसी इन दिस डिफेक्ट। ये बात समझ में आता है बेटा, एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी का मतलब समझे, एनायन जो प्रेजेंट होगा, जो लैटिस स्ट्रक्चर में जो एनायन प्रेजेंट होगा, मान लो कोई एक एनायन हट गया अपने लैटिस पॉइंट से, तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा ना। एनायंस क्या ऑक्युपाई करते हैं, एनायंस ऑक्युपाइज द लैटिस पॉइंट्स एंड कैटायंस ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल साइट्स दैट इज voids. Anions are occupying the lattice points and cations are occupying the interstitial sites. So cations are occupying the voids. तो ये बात हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, तो एनायनिक वैकेंसी में क्या होगा, अगर मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ किस तरह से होता है, एनायनिक वैकेंसी किस तरह से प्रेजेंट होगा, तो आप देखो, जैसे कि मान लो ये एनायन है, ये एनायन है, आप चाहो तो बना लेना, एनायन है, एनायन है, लाइक दिस, एनायन 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 एनायन, है ना, एनायन 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 एनायन। अब यहाँ कैटायंस अगर प्रेजेंट है, कैटायंस प्रेजेंट है बेटे, लाइक दिस, सो कैटायंस आर प्रेजेंट। अब क्या होगा, मान लो कोई एक एनायन आपका लैटिस स्ट्रक्चर से गायब हो गया, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, है ना, वैकेंसी क्रिएट हो गया तो क्या होगा, देखो ऐसे वैकेंसी नहीं क्रिएट होता है एनायनिक वैकेंसी, क्योंकि अगर एनायन गायब हो जाएगा, ध्यान से सोचो, तो
न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, है ना, लैटिस स्ट्रक्चर न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। तो एनायन अगर गायब होगा अभी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, दिस वैकेंसी विल बी ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, सो दिस वैकेंसी विल बी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। एनायन तो चला गया लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ के जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन इसलिए छोड़ के जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर शुड बी मेंटेन्ड। ये बात समझ में आ रहा है? बताइए, बोलो बेटे। यस सर। गया दिमाग में? तो यहाँ पे देखो एनायन निकल गया, है ना, जैसे मान लो कि क्लोराइड है ना, तो जैसे क्लोरीन है, मान लो निकल गया, क्लोरीन निकल गया। एक मिनट मार्कर में चेंज कर लूं, ठीक है बेटा, समझो। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर ले लेते हैं बेटा, और NaCl के लिए समझते हैं, क्लोरीन निकल जाएगा तो क्या होगा। एक सेकेंड, बस थोड़ा सा इसमें है कॉन्सेप्ट, आई होप यू हैव ऑलरेडी लास्ट लेक्चर। तो क्लोरीन है Cl, तो ये Cl जो है Cl माइनस, ये कन्वर्ट हो गया Cl एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा और क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन कम्स आउट ऑफ लैटिस। अगर इस तरह से हो जाता है तो क्या होगा? अगर इस तरह से अगर आपने जो है बाहर निकल गया लैटिस से क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन जो है तो हेवी होता है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइट होता है ना, इलेक्ट्रॉन के कॉम्पोजिशन में क्लोरीन तो बहुत हेवी होता है। तो क्लोरीन के बाहर निकल जाने के कारण क्या होगा आपका कि डेंसिटी घट जाएगी। सो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी द डेंसिटी डिक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट। लेकिन जब क्लोरीन चला गया बोलो, तो यहाँ देख लो, जो सोडियम है, मान लो ये सोडियम है, Na प्लस है और ये है, तो क्लोरीन यहाँ से हट गया। तो क्लोरीन हट गया तो ये बताओ, प्रत्येक क्लोरीन पे सोडियम की संख्या एक से ज्यादा होगी या कम होगी? अब प्रत्येक क्लोरीन पे सोडियम की संख्या एक से ज्यादा होगी या कम होगी? देखो बताओ। कम होगी सर। कम होगी। सोच लो, एक क्लोरीन हट गया है, मान लो कि पहले ज्यादा होगा या कम होगा? पहले 100 सोडियम था और 100 क्लोरीन था। सर कम अब हो एक जाएगा। क्लोरीन गायब हो गया, बच गया 99 क्लोरीन हो गया। तो प्रत्येक क्लोरीन पे सोडियम की संख्या एक से ज्यादा होगी या कम होगी? प्रत्येक क्लोरीन पे सोडियम की संख्या एक से ज्यादा होगी या कम होगी? देख के बताइए। कम होगी सर। ठीक है, कोई बात। सोचो, कम कैसे होगी? मेरा बच्चा 99 क्लोरीन पे 100 सोडियम है, 99 क्लोरीन पे सोडियम का 100 नंबर सोडियम है, सर तो सेम ही रहेगा ना। मैं पूछ रहा हूं प्रत्येक क्लोरीन के लिए सोडियम की संख्या क्या हो? बेटा पहले 100 अच्छा ये बताओ, 100 सोडियम पे 100 क्लोरीन था, तो पर क्लोरीन पे कितना सोडियम था? 1 था। अब 99 क्लोरीन पे 100 सोडियम है, तो एक क्लोरीन पे कितना सोडियम है? 99/100। फिर गलत कर रहे हो, ऐसे कैलकुलेशन करोगे? हाँ बेटा, 99 क्लोरीन पे 100 सोडियम है, तो एक क्लोरीन पे कितना सोडियम हो जाएगा? 99/100 या 100/99। कौन से हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं? बोलो, कौन से हिसाब का कैलकुलेशन? तो ये सब भी बोलो करोगे, 11th क्लास 12th क्लास में हो। 99 होगा ना, 99/100 कैसे होगा? ऐसे भी देखो ना, 99, मान लीजिए कि 100 बच्चों को 100 आम दिया, तो हर बच्चे को मैंने 1 आम दिया। अब 99 बच्चे में मैं अगर 100 आम दूंगा तो हर बच्चे को 1 से ज्यादा आम मिलेगा या कम आम मिलेगा? बोलो, 99 बच्चों में अगर मैं 100 आम बांटूंगा तो हर एक बच्चे को 1 से ज्यादा आम मिलेगा या कम आम मिलेगा? कम। 1 से कम मिलेगा बेटा। 1 आम तो मेरे पास एक्स्ट्रा है ना, 99 आम दे दिए, 1 आम बच गया, तो थोड़ा थोड़ा तो सबको 99 जाएगा।
99 आम था सर। और उल्टा सुनते हो आप। मैंने बोला मेरे पास 100 आम है, अगर 100 आम है अच्छा, 100 बच्चे को एक बांटना बच हो तो जाएगा 100, सर। एक बच नहीं है, बचाना नहीं है। बात समझिए, पहले पूरी बात सुनिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और पढ़ना होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास 100 आम है और 100 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितना आम मिला, बराबर बराबर बांटना है। 1। 1 मिला। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, मेरे पास 100 आम है और 99 बच्चे हैं। 100 आम है और 99 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को कितना आम मिलेगा, एक से ज्यादा या एक से कम? एक से ज्यादा। तो वही तो पूछ रहा हूं तब से कि यहाँ पर 100 सोडियम है, 99 क्लोरीन है। 100 सोडियम है, 99 क्लोरीन है, तो प्रत्येक क्लोरीन पे कितना सोडियम आएगा, एक से कम या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा आएगा ना, कितना होगा? 90, 100/99, यानी कि तो अगर मान लो 100 क्लोरीन में से एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है तो फॉर्मूला अब आपका क्या बन जाएगा, Na 1.01 Cl, यानी कि Na1 प्लस 0.01 प्लस Cl माइनस बन जाएगा बेटा। बोलो, यस फॉर्मूला ये सर। बनेगा, है ना? कि ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ना। तो देखो क्या इसने स्टाइकियोमेट्री को, क्या इस फॉर्मूले ने स्टाइकियोमेट्री को सेटिस्फाई किया है मेरा बेटा? बताओ। NaCl के स्टाइकियोमेट्री क्या कहती है कि एक सोडियम पे एक क्लोरीन होगा, लेकिन एक सोडियम पे एक क्लोरीन नहीं है। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ये वाला कैसा हो गया, स्टाइकियोमेट्रिक या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक? नॉन स्टैक्योमेट्रिक। Stoichiometry because it is not satisfying the stoichiometry of NaCl. Got this point? चलिए, तो ध्यान रखना है, यही चीज में गड़बड़ कर जाओगे, एक से ज्यादा की एक से कम। तो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा देखो, मेटल कम है, मेटल एक्सेस में है या मेटल कम है? मेटल की संख्या ज्यादा हो गई या मेटल की संख्या कम हो गई? बोलो। ज्यादा सर। ज्यादा हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या नाम होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मैंने आपको क्या बताया, दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। जल्दी से इसको एग्जांपल नोट कर लो, मैं लिखा देता हूं। दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। चलिए नोट करिए, फिर मैं 2 लाइन लिखा दूंगा, करो बेटा। हो गया? हो गया बेटा? यस सर, हो गया। चलो देखो, ध्यान दो। तो एनायनिक वैकेंसी, ये क्लियर है सभी को? एनायनिक वैकेंसी बताइए। एनायनिक वैकेंसी में एनायन जो है अपने स्पेस से वैकेंट हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा तो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। और इस कारण से क्या होगा, चूंकि यहाँ पे एनायन कम है और केटायन ज्यादा है, इसलिए पर एनायन नंबर ऑफ केटायन क्या होगा, मोर देन 1 हो जाएगा। पर एनायन नंबर ऑफ केटायन विल बी मोर देन 1, so the stoichiometry of the crystal will not remain maintained, that's why it is called non stoichiometry. चलिए, I hope you understand this. ये आप समझ गए, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अनदर वन इज
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन, है ना। इसको नोट कर लिया, इसको तो चलो पहले इसको लिख लो, इसमें 2 लाइन लिख लो। इसमें 2 लाइन आप लोग लिख लीजिए। ओके, बहुत ज्यादा मैं नहीं लिखाऊंगा, बाकी आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में लिखिए जो एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा, है ना। इन टाइप ऑफ डिफेक्ट लिख लीजिए, इन दिस ऑफ डिफेक्ट द sum of the anions left its lattice side the electron at the side to maintain the electrical neutrality of electrical neutrality of crystal. Okay, but in this type of defect, some of the anions left its lattice side electron at the side to maintain the electrical neutrality of crystal. So you should keep this point in. चलिए इसको कर लीजिए, है ना। तो ये चीज डिस्कस किया। जनरली क्या होता है व्हेन यू हीट, है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट, आप उसको हीट करेंगे, कहाँ हीट करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर ऑफ सोडियम। तो सोडियम वेपर, मान लो सोडियम वेपर है, सोडियम का वेपर प्रेजेंट है ना, और आप Cl को हीट कर रहे हैं। तो जब आप इसको हीट करेंगे प्लस और Cl माइनस है, तो ये क्या होगा, ये Cl माइनस जो है ये इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, और ये क्या करेगा बेसिकली, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसने पहले ऐसे किया। सोडियम जो है, सोडियम आपको बना देगा Na प्लस, सोडियम बना देता है Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये क्लोरीन हट गया, ये क्लोरीन हट गया, ये क्लोरीन बाहर निकल गया। बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहां से क्लोरीन से नहीं आता है, समझो, तो क्लोरीन बाहर निकल गया। अब ये जो है, इसने जो है, जो क्लोरीन बाहर निकला वो इस वेपर वाले सोडियम क्लोराइड से जाके Na प्लस, जो वेपर में जो Na प्लस प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ कंबाइन कर गया, और जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, ये इलेक्ट्रॉन जाकर के डिपोजिट हो गया उस साइट पे जहां पर आपका क्लोरीन दे छोड़ा है जगह, जो कि मैंने लास्ट ड्राइंग में आपको दिखाया था। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आपका ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जा करके आपको जो है क्लोराइड आयन के साइड पे डिपोजिट हो जाएगा, और ये क्लोराइड आयन जाकर के इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से क्या होगा, एक क्लोरीन तो निकल गया, क्लोराइड निकल गया, उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इससे क्या होता है, इससे आपका एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, और एनायनिक वैकेंसी के कारण जो होगा डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज, और साथ में जो इसका स्टोइकियोमेट्री है वो भी चेंज हो जाएगा, एंड द मेटल विल बी प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट, है ना। तो इस जगह पे हम इसको कैसे दिखाएंगे, Na1 प्लस XCl ऐसे लिखते हैं, where X is greater than 0, X is small and X is greater than 0, यानी कि पर क्लोरीन या पर क्लोराइड आयन जो है सोडियम आयन 1 से ज्यादा होगा। सो दिस वाज द
एनायनिक वैकेंसी। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया? बताइए। यस सर। हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होता है। सेकेंड वन देखते हैं। देखो पहले वाले में क्या हुआ, केटायन मतलब, केटायन का मतलब है मेटल, मेटल है ना केटायन। पहले वाले में एनायन की वैकेंसी क्रिएट होने के कारण नंबर ऑफ मेटल आयंस ज्यादा हो गए थे, लेकिन यहाँ पर एनायन तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन मेटल आ जा रहा है ना, मेटल आ जा रहा है। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल, तो मेटल के एक्स्ट्रा आने से क्या होगा, व्हेन द मेटल, सम एक्स्ट्रा मेटल विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। तो व्हाइट्स में अगर एक्स्ट्रा मेटल आ जाए तो यहाँ क्या होगा, डेंसिटी विल इंक्रीज, डेंसिटी विल इंक्रीज। ओके, आपका क्या होगा, डेंसिटी विल इंक्रीज इन दिस केस। चलिए नोट कर लीजिए, इसमें डेंसिटी वाला छोड़ देते हैं क्योंकि दो तरह से होता है, कई जगह पे डेंसिटी डिक्रीज भी हो जाता है ना। डेंसिटी की चर्चा इसमें रहने देते हैं। दो तरह से, मान लो जैसे जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हीट करने से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कई बार बेसिकली आप कह सकते हैं ये एनायनिक वैकेंसी के जैसा ही हो जाता है, उसके कारण भी एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना। तो एक ही जैसा है, तो इस केस में डेंसिटी डिक्रीज भी हो जाएगी और कहीं से एब्जॉर्ब कर लेगा तो इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, किस तरह से आपका एक्सेस ऑफ केटायन डिपेंड करता है। तो इसको हीट करने पे आपका बनेगा Zn2 प्लस 1/2O2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जा रहा है तो एक तरह से ये आपको एनायनिक वैकेंसी के जैसा ही क्रिएट हो जाएगा, और उसके कारण ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी एक्स्ट्रा केटायन आ रहे हैं, तो यहाँ देखो इंक्रीज भी हो जाएगी। लेकिन कहीं पे डिपोजिट अगर हो जाए, मान लो कि जैसे Zno ही है, Zno है, कुछ एक्स्ट्रा जिंक है, तो एक्स्ट्रा जिंक जाकर के इसके लैटिस स्ट्रक्चर में, इंटरस्टिशियल साइड में, क्योंकि जिंक बहुत छोटा होता है, वो जाकर के आपका फिट हो जाए तो उसमें डेंसिटी बढ़ भी सकती है ना। तो डेंसिटी की बात में नहीं करेंगे बेसिकली हम लोग, क्योंकि दोनों इंक्रीज और डिक्रीज है। तो इस तरह का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हीटिंग है, हीटिंग करने से आपका ऑक्सीजन रिपीट हो गया एंड मोर नंबर ऑफ जिंक प्रेजेंट। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, Zn1 प्लस एक्स एंड ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पर जो जिंक की वैल्यू होगी पर ऑक्सीजन दैट विल बी मोर देन 1, है ना। कितना होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0.01 0.02 लाइक दैट हो सकता है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मेटल की डेफिशिएंसी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका मेटल वाले में, जैसे मान लो कि मेटल है, तो मेटल वाले में आपका इस तरह से हो जाएगा, केटायन में, केटायन का हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और एनायन का अगर 1:1 रेशियो है तो, है ना, एनायन का आपका 1 हो गया। जैसे मान लो अगर ऐसा है Ca2 Cl2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, Ca1 माइनस एक्स Cl2 हो जाएगा। तो जो भी है यहाँ पर, यहाँ y रख लो, यहाँ जो भी है 1 माइनस एक्स के फॉर्म में रख सकते हैं, है ना। तो C1 माइनस एक्स वाई, तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो चीज हमें देखना है क्यों होता है, इसको जानते हैं, पहले नोट कर लीजिए, फिर मेटल डेफिशिएंसी पे एक लाइन लिख लेते हैं।
Iron oxide is one of the example. Iron oxide, Fe2O3, these are the examples जहां पे इस तरह की deficiency पाई जाती है ना, metal deficiency. So these are the examples. इसको नोट कर लो. चलिए इसके बारे में लिख लीजिए डेफिशिएंसी में. If during the formation of crystal some interstitial sites are at which metal ion या cation सीधे लिख दो, and remain unoccupied, then metal deficiency defect occurs. है ना. फॉर एग्जाम्पल FeO, तो FeO में आपका क्या होता है, FeO में आपका हो जाएगा Fe1 - XO इस फॉर्म में. तो जनरली जैसे है फॉर एग्जाम्पल Fe 0.95 हो, तो ये एज एन एग्जांपल देख सकते हैं. 0.95 यानी कि 1 से कम हो गया. तो क्या होता है एक्चुअली, जब आपका लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है उस समय कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स यानी कि वाइड्स जो है, जहां पे मेटल आयन को केटायन को प्रेजेंट होना चाहिए, वो उसको ऑक्युपाई नहीं कर पाते हैं, है ना. जब उसको ऑक्युपाई नहीं कर पाते हैं तो सम डिफेक्ट अकर्स. एंड चूंकि ये मेटल आयन ऑक्युपाई नहीं कर पा रहे हैं अपने एक्चुअल इंटरस्टिशियल साइट्स को, तो मेटल आयन की डेफिशिएंसी हो गई, केटायन की डेफिशिएंसी हो गई. दैट्स व्हाई दिस डिफेक्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. ये बात क्लियर है? बताइए, इसको समझे? यस सर. हाँ जी. तो बस इतनी सी कहानी है आपका सॉलिड स्टेट में. अब इसके आगे क्या है वो मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए खुद से कहूंगा. देखो कंडक्शन है, कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, फिर उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अब वहां से एनसीईआरटी से पढ़िएगा और याद करिएगा. हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को, है ना. सेमीकंडक्टर नाम से आपका चैप्टर आएगा फिजिक्स. ओके, तो वो आप पढ़ेंगे. उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम से चैप्टर आएगा. तो जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा तब उस पर बात करेंगे. ओके बेटा, तो तब तक के लिए हम उस चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, उस टॉपिक को. तो लास्ट टू पेज का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज कंडक्शन हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया. ये सारा चीज आप लोग रीड आउट करेंगे. जहां दिक्कत होगी आप चाहे तो मुझसे पूछ. इज दैट पॉइंट क्लियर? बताइए, ये बात समझ रहे हो? मैं आप सबके पास बुक है ना? यस सर. बुक है ना? बुक से लास्ट पढ़िएगा. लास्ट के 3 पेज 4 पेज जो है वो पढ़िएगा आप लोग. इस कहानी की तरह है ना. शुरू के 2 पेज तो आप आसानी से समझ जाएंगे. देखो कंडक्शन है, मेटल कंडक्टर्स क्यों होते हैं, कंडक्टर्स वगैरह. तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण कंडक्टर होते हैं. कंडक्टर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि उसमें आयंस होते हैं. तो यही सारी बातें डिस्कस हुआ है. सेमीकंडक्टर क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब आप सेमीकंडक्टर टॉपिक पढ़ेंगे.
है ना। अभी हमें उस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा। एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन व्हेन आई विल टेक द टेस्ट, प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक आई विल टेक द टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, है ना। आज आप लोग का टेस्ट है, आप लोग का 7 बजे से टेस्ट है ना फिजिक्स का, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। ओके बेटे, तो चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। लेट मी चेक सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, और उसके बाद मैं इस क्लास को आज ओवर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन। आइए, वाह, चलो देखो, आई एम आस्किंग क्वेश्चन। दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा आप लोगों से, दोनों का आप लोग को जवाब देना है, एक एक करके पूछूंगा। देखते हैं कितना आप लोग अप्लाई कर पाते, आपने सीखा है ना। चलिए, एनसीईआरटी के पीछे के सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। मेरी बात सुन रहे हैं? होमवर्क मैं दे देता हूं। योर होमवर्क विल बी टू सॉल्व द कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अंदर भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी करेंगे, और बाहर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी। सो होमवर्क लिख लीजिए। मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन कर रहा हूं अभी, मैं कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके डिस्कस कर दूंगा आप लोग को एनसीईआरटी, ठीक है। नॉर्मल क्लास में तो टॉपिक ही चलेगा, एक्स्ट्रा क्लास लेके डिस्कस कर देंगे। होमवर्क, सॉल्व ऑल, सभी बच्चों को करना है, पास आउट वालों को भी, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछेंगे जेईई मेंस में। टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ स्टेट। दो दो चार चार करके नहीं, पूरा थ्योरी एक बार में पढ़ लो, और उसका एक बार बैठो, 3-4 घंटे बैठो, और पूरा चैप्टर सॉल्व कर दोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अभी जो उसी पे, दिस इज 1.16 फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड द क्वेश्चन इज analysis shows that nickel oxide has formula ध्यान से देखो आप लोग, Ni.98, oxygen 1.00. What fraction of nickel, सोचिएगा, exists as Ni2+ and Ni3+ ions। मजेदार क्वेश्चन है, करो, सॉल्व करो इसको, दिमाग लगाओ। सर, हाँ बोलो। ओ के साथ क्या लिखे? 1.00। हाँ मेरा बच्चा, 1.00 मतलब 1, 2 डेसिमल तक यहाँ दिया, तो यहाँ भी 2 डेसिमल तक दिखाए हैं, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है, जितना एक में दिखाओगे उतना ही दूसरे में दिखाओगे। तो अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल यहाँ दिखाए, तो अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल यहाँ दिखाएंगे, मतलब 1 ही है। समझा? करो, दिमाग लगाओ, बनेगा। सुकन्या, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैन यू सॉल्व दिस? बताओ बेटा। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी।
Sachin, can you solve this? यस सर ट्राई कर रहा हाँ ट्राई करिए। मयंक बेटा, कैन यू सॉल्व इट? हूँ सर। ओके रितिका, कर रही हूँ सर। दिमाग लगाइए, बन जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब क्वेश्चन जब करोगे ना तो और क्लियर होगा। दिस इज, यू कैन से मेटल डेफिशिएंसी, है ना, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि मेटल कम हो गया ना। टाइप ऑफ डिफेक्ट भी पूछ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इट इज। तो मेटल डेफिशिएंसी नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में देखो चेंज हो जाता है, आयन भी चेंज हो गया। आ गया आंसर? देखो हुआ क्या होगा, निकल ऑक्साइड है, इसको हीट किए होंगे तो निकल में कुछ Na2+ बन गया होगा, कुछ Na3+ बन गया होगा, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो गया होगा, है ना। ऑक्सीजन जो है 1/2O2, है ना, रिलीज हो गया होगा। या 2 ले लो, 2Na ले लो, जो जो टूटा हो, तो ये O2 रिलीज हो गया एज ए गैस, हट, है ना। और यहाँ से जो है O2 रिलीज हुआ तो आपका क्या बनेगा, O2 रिलीज हुआ तो ऑक्सीजन तो गया। इस तरह से कुछ Na2+, Na3+ बने होंगे, और इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया होगा, इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, रिलीज किया होगा। तो कंबाइन करके इस तरह से बनाया होगा। अब हमें कैसे देखना होगा, 98% है
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 98 है, 0.98, यानी कि हमारे पास यहाँ पर अगर मैं 100 पे देखता हूँ, 100 पे देखो तो 100 पे आप क्या कह दोगे, Na 98, ऑक्सीजन 100, ये कह देंगे, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, सॉरी, इसमें ये ऑक्सीजन उड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन उड़ने वाला नहीं है ये, इसमें तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है ना, बस ऑक्सीजन तो सारा ही प्रेजेंट है ना। तो मैं इसमें ऑक्सीजन को मत उड़ाइए, बस इसको कर दीजिए Na2+, Na3+, है ना। कुछ निकल ही उड़ गए, कुछ निकल गायब हो गए होंगे, सेकेंड वाला केस है ना। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि ऑक्सीजन आपके 100 प्रेजेंट है और 100 ऑक्सीजन में 98 निकल है, तो इसमें से x नंबर ऑफ निकल जो है वो Na2+ है, तो 98 माइनस x क्या हो जाएगा, 98 माइनस हो जाएगा Na3+। समझ में आया, x नंबर ऑफ निकल होंगे Na2+ और 98 माइनस x जो होंगे ये वाले निकल हो जाएंगे आपके Na3+ वाले। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है आपका O2-, तो टोटल निगेटिव चार्ज कितना हो गया, टोटल निगेटिव चार्ज हो गया -200, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो 100 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -200 हो जाएगा ना। अब आप यहां से सॉल्व करिए, तो निकल पे टोटल कितना होना चाहिए, +200 होना चाहिए। ये बात समझ में आया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए। तो अगर आपका ऑक्सीजन 100 ऑक्सीजन पे माइनस है, आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, पर ऐसे कैलकुलेशन करने में आसान होगा, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। तो यहाँ इसको कन्वर्ट करके कर लो, तो x नंबर ऑफ निकल पे +2 है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2x, अब +3 कितने पे है 98 माइनस x, तो +3 98 माइनस x, टोटल कितना हो जाएगा बताइए, टोटल कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, यस और नो, नहीं सर। नहीं आया। चलो मैं पूरा बोर्ड रब करके फिर से बताता हूं, ध्यान दो बेटा, है ना, मैथ्स बड़ा कमजोर करके रखे हो आप लोग। देखो बेटा, इसमें आपके इस तरह से ये स्टोइकियोमेट्री इसका है ना। इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, पहले ये बात समझ में आया कि नहीं ये बताओ। ऑक्सीजन 100, ये समझ में आया, ये आया। यस सर। बेटा किसी भी आयोनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है ना, आयोनिक फॉर्मूला होता है। आयोनिक फॉर्मूला में जैसे NaCl है, NaCl में एक Na और Cl नहीं होता है, रेशियो होता है वो, है ना आयोनिक फॉर्मूला। तो उसमें आप क्या कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 Cl 100 सोडियम पे 100 क्लोरीन, क्योंकि देखो एक ऐसे रहता है ना Na, फिर बीच में ऐसे Cl 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 Cl, फिर Na, फिर Cl 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 Cl। तो बताओ इस क्लोरीन से कौन जुड़ा हुआ है, कितने नाइट सोडियम जुड़े हुए हैं, है ना। ये सारे सोडियम के साथ थोड़ी नहीं है, इधर भी हो जाएगा ना, एक इधर और एक पीछे, है ना, ये हो जाएगा। में सोचोगे तो एक आगे भी होगा एक पीछे भी होगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ वो चीज है। तो बेसिकली इस तरह से आपको दिखेगा कि टोटल है तो 6 जुड़े हैं, हर एक 6 क्लोरीन पे 6 सोडियम, और सॉरी हर एक क्लोरीन के साथ 6 सोडियम और हर एक सोडियम के साथ 6 क्लोरीन, तो कहोगे कि ओवरऑल रेशियो 1:1 है। तो ये मैं इसको 0.98:1 पॉइंट, ऐसा 0.98 का मतलब तो नहीं है कि जिंक ये निकल दिया, निकल को तोड़ दिया और टूटा हुआ निकल जुड़ा हुआ, ऐसा तो नहीं है। 0.98 का मतलब है कि हर एक 100 ऑक्सीजन पे 98 निकल होगा। ये बात समझ में आया, बोलो। यस सर। अब इसमें जो निकल प्रेजेंट होंगे, निकल में किस तरह का आयन होगा, Na2+,
और क्या होगा Na3+। ये दो तरह के आयन बेटा निकल में प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीजन में कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? O2-। ओवरऑल बताओ, ओवरऑल ये न्यूट्रल है कि नहीं है, बताइए। ये बात समझ में आ रहा है कि ओवरऑल ये न्यूट्रल है? ये बात समझ में आया कि ओवरऑल न्यूट्रल है? यस यस सर। पूरा स्ट्रक्चर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने का क्या मतलब हुआ कि जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो 100 ऑक्सीजन कितने निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, जल्दी बताइए। 100 ऑक्सीजन पे बेटा 2- है। देखो देखो तो यहाँ एक ऑक्सीजन पे 2- है, तो 100 ऑक्सीजन पे कितने निगेटिव हो जाएंगे? -200। -200 निगेटिव हो जाएंगे। वही मैं कह रहा हूं कि टोटल -200 निगेटिव चार्ज हो गया। तो 98 निकल पे कितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए न्यूट्रल होने के लिए? +200। +200। +200। भाई -200 है ना? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया बच्चों। अगर -200 है तो न्यूट्रल होने के +200 का चार्ज होना चाहिए निकल पे। तो बेटा निकल में कौन कौन से आयन है? Na2+ और Na3+। टोटल कितने हैं? 98। 98 में मैंने मान लिया है X जो है वो Na2+ है। अगर Na2+ की संख्या X है तो Na3+ की संख्या क्या होगी, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। 98+ है, 98 में X जो है वो Na है, तो 98 Na3+ minus कितना? X। भाई 98 सीधा सा है ना, 98 - x। तो 98 - x किसकी संख्या हो गई? Na3+ की। अब बताओ एक Na2+ पे कितना चार्ज है? एक Na2+ पे कितना चार्ज है? +2। +2 यूनिट चार्ज है। x Na+ पे कितना चार्ज हो जाएगा? 2x। 2x। अब ये बताओ Na3+ पे कितना चार्ज है? 3 × 98 3 minus × 98 -8। टोटल हो जाएगा 3 × 98 - 8। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? टोटल चार्ज क्या आना चाहिए था 98 निकल पे? 200। तो इसीलिए तो मैंने लिखा था 200। समझ में आ गया? आ गया समझ में? बताइए। यस सर, आ गया अब आ गया। हाँ जी, तो चलो अब इसको सॉल्व करो। 2x + 3 × 98 - 3x = 200। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा? यहां से ये देखो, ये हो गया -x 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 हो गया ना, माइनस आ रहा है, तो -x हो गया। और प्लस क्या हो गया? 98 × 3। बताओ 294। 294 = 200। So x will be equal to 94। x will be equal to 94। Is that clear? बोलो। यस सर। 94 हो जाएगा। अगर x हो गया 94 तो निकल 3+ कितना था? 98 - x। Therefore 98 - x क्या हो जाएगा? 4। यानी कि Na3+ अब Na+, ये क्या हो जाएगा? 4:94। क्या हो जाएगा? 4:94। दैट इज 2:, जल्दी बताओ 2:, कितना है? 2:, 4:94, दैट इज 2:, कितना हो गया? 47। समझ में आया? बोलिए। समझ में? यस सर, आ गया सर। चलिए तरह के क्वेश्चंस को, चलिए फिर यस अगला सर। क्वेश्चन में, हाँ अगला क्वेश्चन में देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देता हूं, अब उसको करिएगा।
परसेंटेज में अगर देखना होगा तो 98 में 94 यहाँ हुआ, 98 में परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज जो हो जाएगा 4/98 इंटू 100 हो जाएगा, किसका, Ni3 प्लस का। और परसेंटेज जो हो जाएगा आपका 94/98 इंटू 100 हो जाएगा आपका Ni2 प्लस का परसेंटेज, है ना। परसेंटेज अगर निकालना हो, क्योंकि टोटल निकल कितने थे 98, 98 में Ni2 प्लस कितना हो गया 94, Ni2 प्लस x था, देखो Ni3 प्लस क्या हो गया 4, तो परसेंटेज से निकल जाएगा। परसेंटेज निकाल लोगे, बोलो, निकल जाएगा बेटा। यस सर। हाँ जी, चलिए ठीक है, कर लीजिए, दैट्स फाइन। क्वेश्चन दो, so अगर मैं 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक देखता हूं, so this percentage will be 95.92% and this one will be equal to कितना हो जाएगा 4.08%, almost 4% over 96% के आसपास है ना। so this one is 4.08%, 08%, ठीक है बेटा। परसेंटेज में भी देख सकते हैं 95.92% एंड 4.08%। आइए अब अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको करना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको जरूर सीख लीजिए। लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन नाउ। ये हो गया सभी का, इज दिस कंप्लीटेड, यस बताओ सर। बेटे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं। थोड़ा कैलकुलेशन होगा, करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओ, देखिए क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करो मेरे बच्चों, सभी को सॉल्व करिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। कॉपर crystallizes into copper crystallizes into FC lattice with edge length थोड़ा कैलकुलेशन है, इफ यू विश यू कैन यूज द कैलकुलेटर। 3.61 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर।
डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल ऑफ कॉपर, क्रिस्टल ऑफ कॉपर। देखो मैंने सबको भेजा था, एक लिस्ट भेजा था 1 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक का मास, एटॉमिक मास याद करने के लिए, है ना? भेजा था ना। कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर? हु विल टेल? नहीं किया याद? बताइए रितिका, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर? यस और नो, यू नो और नॉट? नो बोलो सर। बेटा। नो सर, तो कब याद करेंगे? याद करना 30 है होता ना। है सर, 30। 30 होता है, सोच के बोलो, कोई नहीं याद करता। बताइए आयुष, यू नो? मयंक? सर 30 होता है कॉपर का तो। कॉपर का यस सर। नहीं होता है, 30 नहीं होता है। तो 29। मास 29 इज द करेक्ट। मास कितना होता है बताओ? 56। 56 तो बेटा आयरन का होता है। अरे हाँ, तो 63 होता है 26, अरे शायद, 63 या 64। 63.5, 63.5 the molar mass, molar atomic mass. Is that clear? करो बेटे, come on do it, करिए। चलो सॉल्व करो बेटा, याद रखना है जो लिस्ट भेजा है। आप नहीं याद रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? सर वो जिंक याद नहीं आ रहा था, वो 30 उसका होता है। तो जिंक का होता है ना, मैं कॉपर पूछा हूं ना बेटे, है ना? So you should remember the list. यस सर। 28 किसका होता है? निकल। निकल। 27? कोबाल्ट। चलो ठीक है। 25? मैग्नीज। चलो ठीक है, करो, बनाओ क्वेश्चन बनाओ। चौबीस किसका है, कौन बताएगा? क्रोमियम। क्रोमियम। ओके, बिल्कुल सही। चलिए, कम ऑन डू दिस। हो गया बेटे? डिड यू गेट इट हाउ टू डू? अच्छा ये बताओ, मेरा बच्चा, एफसीसी में पर क्यूबिक सेल कितने बताइए? 4। होंगे ना? हाँ, तो 4 होंगे। कि मास ऑफ सेल क्या हो जाएगा? देखो कितना आसान है, मास ऑफ सेल, जल्दी से बताओ। मास ऑफ सेल हो जाएगा आपका 4 into
63.5 63.5 है ना एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर मैं मोल में लूंगा, मोलर मास ऑफ सेल, मोल में अगर लेंगे तो मोलर लेंगे तो 63.5 ग्राम कर देंगे, नहीं कर देंगे? हाँ, या आप ऐसे ही करिए, मोलर मास ऑफ देखना है ना, तो ऐसे देखो, एक ही सेल के लिए देखिए मास ऑफ सेल मोलर होता है, क्योंकि एक ही सेल का आपको दिया है ना, एक ही सेल का दिया एज लेंथ, तो एक ही सेल के हिसाब से करो। 4 इंटू 63.5 ये किसका हो गया? एक मोल का हो गया ना, तो एक मोल का होता है तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 10 टू द पावर 23। याद आ रहा है? वो गेटो नंबर से डिवाइड कर देंगे। बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलो क्या किया है, समझ रहे हो? मास ऑफ सेल बेटा, हाँ, yes, एक मोल, हाँ, 1 मोल कॉपर का क्या मतलब हुआ? मोल कॉपर का मतलब हो गया 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 कॉपर। तो इतने का मास कितना हो गया? इसका मास हो गया 63.5 ग्राम। तो 1 कॉपर का मास क्या हो जाएगा? 60 का डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज 63.5 by 6.02 10 टू द पावर 23 ग्राम। 6 से डायरेक्ट 6 से भी डिवाइड कर दो, 0 टू प्रैक्टिकली 16 डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 है ना, तो 0 हो जाएगा, पॉइंट तो 5 हो जाएगा, और 5 है तो 48 है ना, ये आ जाएगा। तो 1.583 ऑलमोस्ट आप ऐसे ही रख लो ना, 63.50 कर दो तो इसको। 42.33 into 10 to the power 23। 42 आ गया, 42 यहाँ कहाँ से आ जाएगा? नो सर, मतलब इंटू 4 करके किए तो। हाँ, इंटू 4 कर देंगे तो, हाँ ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये जो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो 4 मल्टीप्लाई 32, तो वो कैरी 3 आ गया। 4 मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 4 मल्टीप्लाई करो 23, तो कैरी फिर से 2 आ गया, 42 आ जाएगा। 2.32 इंटू 10 टू द पावर, ये -23 हो गया ना, -23 माइनस हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सेल। वॉल्यूम ऑफ सेल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सेल जल्दी बताओ, वॉल्यूम ऑफ सेल क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तो 3.6 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस, जल्दी बताइए, 24, यही ना हो जाएगा? जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखता हूं कितना आता है। 6.31 का क्यूब है ना, जस्ट तो 6.31 इंटू 6.31 इंटू 6.31 सही किया है, हाँ 251.2। तो 251.2 कहा गया मार्कर? चलो देखो, so this one is equal to 6 point, क्या कर रहा हूँ, 3.61, सॉरी 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61, इनमें से इतना ज्यादा कैसे आ गया? क्या हो रहा है? 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61, या 47.05 इंटू 10 टू द पावर -24 है ना। अगर मैं -23 करूं तो एक इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 4.71 कर दो इंटू 10 टू द पावर -23, ये हो गया ना क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी क्या हो जाएगा? ये हो गया मास, ये हो गया, देयरफॉर डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा मास ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो मास ऑफ सेल 42.3
10 टू पावर माइनस 23 कट जाएगा, इसलिए मैंने पावर सेम कर दिया 4.71 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जब आप करते हैं इसको डिवाइड, क्या था 42.32 डिवाइडेड बाय 4.71, हाउ मच, दिस इज 8.98 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आ गया। कॉपर की डेंसिटी इसी के आसपास होती है, समझ गया, 8.9 के आसपास होता है, 999 के आसपास, समझ गया, बताओ क्लियर है? Yes, बोलो। sir. तो देखो पहले हमने ये जाना कि पर नंबर ऑफ कॉपर इन यूनिट सेल, एवरेज नंबर ऑफ कॉपर इन यूनिट सेल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ कॉपर इन यूनिट सेल इज इक्वल टू, क्लियर? सो नंबर ऑफ मास ऑफ सेल विल बी 4 63.5। तो एक मोल का, एक एटम का मास क्या हो जाएगा, एक एटम का मास हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। मोलर मास यानी कि मास ऑफ 1 मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। और क्योंकि 4 होता है, टोटल मास ऑफ सेल ऐसे निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सेल निकाल लिए, और डेंसिटी हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर? समझा? बताओ। Yes, sir. चलिए मैन, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तो अब ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक और क्वेश्चंस दूं? Yes, एक sir. और क्वेश्चन करो आप लोग, चलो एक और क्वेश्चन के बाद बनाते रहना घर पे, मुझे ढूंढने दो एक बढ़िया न्यूमेरिकल टाइप। वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो आपने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है ना, पैकिंग फ्रैक्शन पे ये न्यूमेरिकल है, पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन है। तो आइए इस पे देखते हैं। गुड क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। चलिए ये हो गया सब, ये बोलो बेटे, हैव यू डन हाँ हो इट? गया sir. Yes, sir. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं। देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर, दिस इज 1.13 ऑफ एनसीईआरटी, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। करिए, नियोबियम crystallizes niobium crystallizes in body centered niobium crystallizes in body centered cubic structure. Niobium crystallizes in body centered cubic structure. If density is, की डेंसिटी की बात कर रहा है, क्या कह रहा है ध्यान देखिएगा, कह रहा है इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर,
the atomic radius. Calculate the atomic radius of nucleus using its atomic mass, using its atomic mass। देखो 30 के ऊपर वाला है तो दिया हुआ है ना। एटॉमिक मास कितना है? 93 U। U क्या है? U इज एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड मास। हाँ 1.66 इतना ही रख लो इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है, चलो यूनिफाइड मास है ना, एटॉमिक मास यूनिट जिसको कहते हैं। चलिए करिए इसको, करो मेरा बच्चा, करो, बन जाएगा आपसे। ट्राई करिए, बन जाएगा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट टाइम, डू इट। सर हाँ बोलो बेटा। सर फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। बस 5 मिनट में आप क्वेश्चन बनाइए, चले जाइए, है ना। सर हम आपको सेंड कर देंगे सॉल्यूशंस। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कर लोगे ना। हाँ सर, आप होमवर्क दे दो ये। होमवर्क तो मैंने पूरा दिया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी है ना। आज से कल तक में पूरा कंप्लीट करिए। सॉलिड स्टेट एक एक क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन। हो गया बेटे? समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ सर, आयुष समझ में आ रहा है। यस सर। करो बेटा। सर निकाल रहे हैं।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दिया है, सेंटर्ड क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल लेते हैं ना, याद करो बच्चों, बॉडी डायगोनल लेते हैं, याद आ रहा है? You have to consider the body diagonal, ध्यान दीजिए, इस तरह से बॉडी हो गया और बॉडी डायगोनल पे आप कंसीडर करते हो, ये बॉडी डायगोनल हो गया, ध्यान से देखो, ज्योमेट्री है बस, है ना, प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये सब, याद आ रहा है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता था, ध्यान से देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, तो यहाँ होता था, 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 और एक बीच में, अगर मैं थोड़ा बड़ा बना कर दिखाऊं तो एक ऐसे होता था, एक ऐसे होता था, और एक ऐसे बीच में होता था। ये जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल का जो वैल्यू हो जाता था, दैट वाज इक्वल टू √3a, √3a, 3a was equal to 4r, is that clear? √3a equal to 4r, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4r by √3, यानी कि क्यूब है, जिस क्यूब को आप कंसीडर कर रहे हो उस क्यूब का रेडियस ऑफ एटम के टर्म्स में क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ एटम के टर्म में आ जाएगा 4r by √3। तो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये याद रखिए, मतलब रटना नहीं है, करके देखना है भाई, डायगोनल है, बॉडी डायगोनल होता है √3। हाँ सर, यहाँ तक तो हो गया सर, मतलब डेंसिटी दिया हुआ है सर। हाँ, अब बेटा इसमें बॉडी सेंटर है, हाँ एक बार म्यूट कर लीजिएगा, बॉडी सेंटर। वॉल्यूम सर करेंगे, तो पहला मास कैसे निकालोगे कि पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे पर यूनिट, कितना होगा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट से, 2 into 2 मास क्या हो जाएगा, 2 into 93 into 1.66 into 10 to the power minus 24, 24। तो ये आपका मास हो गया, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, डेंसिटी आ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, a क्यूब, वॉल्यूम इज a क्यूब, दैट इज 16r क्यूब बाय 3√3, 16r क्यूब। डेंसिटी आ गया, डेंसिटी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, डेंसिटी कितना है 8.55, ये हो गया 8.55, बस, है ना, ये हमने ग्राम में ले लिया, और ये क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकल जाएगा आपका रेडियस, सेंटीमीटर में रेडियस निकल जाएगा यहाँ से सॉल्व करके। सो हाउ यू विल गेट द रेडियस, यू विल गेट द रेडियस इज इक्वल टू, यहाँ से ये r क्यूब इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, कैलकुलेटर तो यूज करना पड़ेगा, क्यूबिक रूट है, तो 2 into 93 into 1.66 into 10 to the power minus 24 and होल डिवाइडेड बाय, लिख दीजिए ऊपर, हाँ लिख ही देते, बिल्कुल सही, 3√3 को भी और नीचे बच गया 16 into 8.55, सो दैट इज r क्यूब, तो r जो हो जाएगा इसका क्यूब रूट हो जाएगा, इसका सर यहाँ तक तो मतलब, निकल गया सर, लेकिन कैलकुलेशन में सर, अच्छा बस यहीं तक है, उसके बाद कैलकुलेशन तो इसमें भाई करना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशन तो इसमें करना पड़ेगा, 8.55 और इसका पावर हो गया 1/3 और इसका पावर 10 to the -8, क्यूब रूट ले लेंगे तो, है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लेट मी डू द कैलकुलेशन, यू वेट। 2 into, लिख रहा हूँ, गलत क्यों लिख रहा हूँ, 2 into 93 into 1.6 into 3 into 1.732 divided by 16 divided by 8.55, 11 आ गया 11.7, 11.7 का रूट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखें 11.7 का अगर मैं रूट लूंगा
क्यूब रूट लेना होगा, है ना। 11.727 तो करते हैं। पावर में 1/3 तो आ गया 1 मिनट। कैलकुलेटर लोगों ने सही किया है क्या? आंसर इन्होंने गड़बड़ दिया है, दोनों में कुछ तो होगा। रुक जाओ, नियोबियम है, क्या दिया है? बॉडी सेंटर दिया है, 2 आ जाएगा। तो 2 हमने लिया है। 1 सेकेंड बेटा, मैं कैलकुलेशन मैच कर लूं। 2 हमने लिया है और इसी में 93 दिया था ना, डेटा मैंने सही तो लिया है 93, ठीक है 93। और ये हो गया 1.66 इंटू -24। चलो ये हमने क्यूब किया है ना, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। इसको जरा सही करो तो ये गड़बड़ हो रहा था। ठीक है बेटा, देखो बच्चों 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा ना। चलो तो 4 का क्यूब ये सही से करना पड़ेगा। 4 का क्यूब इज 64। अब देखते हैं, अब आ जाएगा आंसर 2.2 इंटू 93 इंटू 66 इंटू 3 इंटू 1.732 divided by 64 divided by 8.55. So I got 2.93. अब इसका मैं करता हूँ क्यूब रूट। So 1 divided by 3. So I got, now we are getting the exact answer. So this is equal to 1.43 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर, यानी कि 1.43 into 10 to the power -10 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 1.43 एंगस्ट्रम। अगर आप इसको पिकोमीटर में 10 पावर -12 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 143 पिकोमीटर, है ना। एंड दैट इज द आंसर। इज दिस क्लियर? समझा बेटा? यस यस सर। सर। हाँ, तो इस तरह से आपको करना है। अब ये चीज जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन में, बट जैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी आएगा। बोर्ड वगैरह में आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं। अगर टाइम है तो लास्ट में कैलकुलेट कर लेना, है ना। टाइम अगर हो तो लास्ट में कैलकुलेट कर लेना। ये कितना आ सर रहा था वहां देखो। तक यहाँ तक तो सर आ गया था, लेकिन वो जो था ना सर कैलकुलेशन में, हाँ वहीं पे सर पूरा गलती हो गया था। ओके, कोई नहीं, चलिए। तो ये चीज है बेटा। सो नाउ यू कैन डू द क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चंस करके रखिएगा, और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में लेकर के फिर आगे मैं बढ़ जाऊंगा इस पे, नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर दूं। सो एंड द क्लास नाउ।